हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जो विषय पढ़ने चल रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान, अध्याय 4 परमाणु की संरचना और उसका पुनरावृत्ति भाग 2। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 परमाणु की संरचना के अभ्यास और पुनरावृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा इस पहले प्रश्न के साथ। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं। दोनों प्रकार के आवेशों की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कुछ इस चित्र में समझ लें कि संपूर्ण गोले में धनावेश अर्थात प्रोटॉन समान रूप से वितरित रहते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इस परमाणु गोले पर कोई भी आवेश शेष न रह जाए। यही वजह है कि परमाणु में कोई आवेश नहीं होता, यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण खोजा गया? अवपरमाणु कण विद्यमान है, यह ज्ञात हुआ। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के नाभिक में या केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है। बाद में उसे नाभिक कहा गया और उसमें प्रमुखतया कौन सा परमाणु कण? प्रोटॉन पाया जाता है। धनावेशित कण प्रोटॉन होता है परमाणु का और वह नाभिक में विद्यमान रहता है। यह खोजा गया, यह ज्ञात हुआ किससे? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। तीसरा प्रश्न है हमारा, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? किसी भी परमाणु का द्रव्यमान या उसकी द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू P प्लस N। यहाँ P प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या होती है। यहाँ दिया है द्रव्यमान 4u, वह संख्यात्मक रूप से द्रव्यमान संख्या होगी। तो 4 बराबर 2 प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या 2 और न्यूट्रॉन N माना हुआ है। अतः न्यूट्रॉनों की संख्या 4 माइनस 2 बराबर 2 होगी। स्पष्ट है कि हीलियम के परमाणु में परमाणु क्रमांक 4 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है, उसमें 2 प्रोटॉन है नाभिक में और साथ में 2 न्यूट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, या इसी को लिखा जाता है हीलियम के पश्चात 2s2 2p2। दूसरा तत्व दिया था सोडियम,
परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको संक्षेप में लिखा जाता है नियान के पश्चात 3s1। ये हुआ कार्बन और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला 5वां प्रश्न है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके संयोग करने की क्षमता होती है। जैसा हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 है, तब उसकी संयोजकता संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किंतु यदि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक, 5, 6 या 7 है, तब उस तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को 8 में से घटाया जाता है। आइए देखें। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। यहां बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तब इसकी संयोजकता 8 - 7 बराबर 1 होगी, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं। इसी प्रकार सल्फर की परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 होता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, जो 4 से बड़ी है, इसलिए इसकी भी संयोजकता को ज्ञात करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों को 8 में घटाया जाएगा। 8 - 6 बराबर 2 होगी। समझ चुके हैं हम कि क्लोरीन और सल्फर की परमाणु संख्याएं 17 और 16, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 एवं 2, 8, 6 है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 एवं 6 थी, जो 4 से अधिक है, इसीलिए इनको 8 में से घटाकर इन तत्वों की संयोजकता ऊपर ज्ञात की गई। आइए मैग्नीशियम पर बात करें। मैग्नीशियम Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। यहाँ बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यह 4 से कम है, इसलिए इस तत्व की संयोजकता 2 होगी, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। आई बात समझ में कि यदि किसी तत्व के संयोजी कोश में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता होगी। किंतु यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, तब उसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों को 8 में से घटाकर ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हमारे सामने समस्थानिक युग्म है क्लोरीन। क्लोरीन तत्व के 2 समस्थानिक ज्ञात हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। दोनों तत्वों का परमाणु क्रमांक 17 है। परमाणु द्रव्यमान क्रमशः पहले का 35 और दूसरे का 37 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2, 8, 7 और दूसरे का भी 2, 8, 7 ही होंगे, क्योंकि दोनों का परमाणु क्रमांक समान है। समभारिक युग्म के बारे में देख लें। समभारिक तत्व ऐसे तत्व कहलाते हैं, भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। यहाँ 3 तत्व हमारे सामने हैं। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान 40, पोटेशियम 19, द्रव्यमान 40 और कैल्शियम 20, द्रव्यमान 40। इन तीनों के द्रव्यमान समान हैं, इसलिए ये समभारिक हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न हैं, अतः इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः आर्गन के लिए होगा 2, 8, 8, पोटेशियम 19 के लिए होगा 2, 8, 8, 1
और कैल्शियम 20 के लिए होगा 2, 8, 8 और 2। ठीक है, ये हुआ हमारा 6वां प्रश्न। 7वें प्रश्न के लिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यदि तत्व का परमाणु क्रमांक Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी और उस तत्व का नाम भी लिखिए। ऐसा प्रश्न हमारी पाठ्यपुस्तक में है। परमाणु क्रमांक 3 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 1। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 जो 4 से कम है, अतः उस तत्व की संयोजकता 1 होगी। और हम अच्छे से जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 3 होता है लिथियम का, जिसका संकेत होता है Li, अर्थात वह तत्व होगा लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 1 और उस तत्व की संयोजकता बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 के बराबर होगी। यह एक यस ब्लॉक का तत्व है। तीव्र क्रियाशील क्षार धातुओं की श्रृंखला में आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर रखा गया है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया क्यों? उत्तर है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्णपत्र का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे और स्वर्ण धातु की आघात वर्धनीयता सर्वाधिक होती है, इसे सबसे अधिक पतला पीटा जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी और जिस पे के आधार पर प्रयोग करके इन्होंने परमाणु मॉडल के संबंध में महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस किए और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल करके परमाणु संरचना को नई दिशा दी। अगला प्रश्न होता है, हीलियम के संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं परंतु इसकी संयोजकता 2 नहीं है, समझाइए। अच्छा सा प्रश्न है। अभी हम कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम होती है उनकी संयोजकता संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, किंतु हमारी यह परिभाषा हीलियम या हीलियम के समान अन्य अक्रिय गैसों पर लागू नहीं होती। आइए जानें क्यों। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम कोश K है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता, अधिकतम इलेक्ट्रॉन धारिता भी 2 है। स्पष्ट है कि हीलियम में पहला कोश K अपनी क्षमता के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते और न अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागना ही है। यही वजह है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं किंतु यह कोश द्विकपूर्ण है, 2 इलेक्ट्रॉनों से संतृप्त भरा हुआ है। यही वजह है कि इसकी संयोजकता 0 होती है। यह एक अक्रिय गैस है, एक परमाणु के रूप में स्थायी होती है। यह अन्य किसी दूसरे तत्व से संयोग नहीं करती। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न 9वें का बी सेक्शन है, हीलियम, नियान और आर्गन की संयोजकता 0 होती है क्यों? हम जानते हैं हीलियम परमाणु क्रमांक 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, समृत कोश, पूर्णतः भरा हुआ सेल। नियान परमाणु क्रमांक 10 का विन्यास होता है 2 और 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा की क्षमता भी 8 इलेक्ट्रॉन की है। आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 होता है। यहां
पहला कोष कंप्लीट भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों से हीलियम में, दूसरा कोष 8 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है, अष्टक कंप्लीट है, NH2 Np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आर्गन के भी बाह्यतम कोष में तीसरे की यद्यपि क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन है किंतु यह 8 इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, अष्टक पूर्ण है। यही वजह है कि इनकी सबकी संयोजकताएं शून्य होती हैं। हीलियम की संयोजकता कोष में द्विक पूर्ण है, 2 इलेक्ट्रॉन है। नियान और आर्गन के संयोजकता कोष के अष्टक पूर्ण है, 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें, स्पष्ट दिख रहा है इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। और यही इन अक्रिय गैस तत्वों की निष्क्रियता का, अक्रिय होने का प्रमुख कारण है। यही वजह है कि इन तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। ये अन्य किसी से रासायनिक संयोग सामान्यतया नहीं करते। प्रश्न क्रमांक 10 है, कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं जो सीधी रेखा में गमन करती हैं, पहला प्रमुख गुण है। दूसरा कि इनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। यही वजह कि इनके मार्ग में यदि हल्का क्षेपणी पहिया रख दिया जाए तो वो पहिया घूमने लगता है, ये उस पहिए को घुमा देती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। यदि किसी गैस से कैथोड किरणें गुजारी जाएं तो यह उसे भी आयनित कर देती हैं। और प्रमुख चीज कि ये कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, एक्स-रे उत्पन्न करती हैं। ऐसे कई प्रमुख गुण हैं कैथोड किरणों के, जिनमें से हमको 1, 2, 3 गुण याद रखना है। आई बात समझ में? तो चलिए हम आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि जे थॉमसन परमाणु मॉडल परमाणु संरचना के प्रारंभिक काल का मॉडल था। सबसे बेसिक मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सीमाओं में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में सही व्याख्या नहीं की गई। इलेक्ट्रॉनों को गोले के अंदर धनावेश के चारों ओर व्यवस्थित वितरित माना गया था, यह उपयुक्त नहीं था। दूसरा कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में केंद्रक नाभिक के बारे में कोई बात नहीं कही गई कि परमाणु में धनावेश केवल केंद्रक में होता है। वहाँ कहा गया था कि पूरे गोले में धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि थॉमसन परमाणु मॉडल में परमाणु के तीसरे अवयवी कण न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इन सभी कमियों के कारण ही थॉमसन का परमाणु मॉडल अमान्य किया गया था। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की महत्वपूर्ण सीमा यह है कि उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु यदि कोई भी आवेशित कण विपरीत आवेश के परितः वृत्ताकार कक्ष में त्वरित होता है तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। मैक्सवेल ने वैद्युत गतिकी के प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट किया था। इस प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा विकिरित करेंगे और धीरे धीरे इनकी ऊर्जा घटती जाएगी, कक्षा का आकार छोटा होता चला जाएगा और एक अवस्था ऐसी आएगी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएगा
और नाभिक से टकराने की स्थिति में परमाणु नष्ट हो जाएगा, जो कि असंभव है। हम सभी जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु के इस स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। यही रदरफोर्ड मॉडल की मूल कमी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 13 है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 टॉपिक इसमें हैं और इनके बारे में हम सभी जानें। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। यूं कह सकते हैं, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों या प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन तत्व परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों समान होती है और वह परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मोजले ने ज्ञात किया था कि परमाणु संख्या ही तत्व का मूल अभिलाक्षणिक गुण है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6, अतः ऑक्सीजन के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 6 होगी। अगला प्रश्न, हेडिंग द्रव्यमान संख्या। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित अवपरमाणु कणों की संख्या या द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह हम सभी जानते हैं। द्रव्यमान संख्या को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16U और एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या 27U होती है। नेक्स्ट है समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। पहला 1H1 या H, इसे प्रोटियम या साधारण हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा 1H2 या D, ड्यूटीरियम या भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और तीसरा 1H3 या T, ट्राइट्रियम, इसे रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन के इन तीनों समस्थानिकों की संरचना की बात अगर हम करें तो प्रोटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। ड्यूटीरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन 2 होते हैं और बाहर एक इलेक्ट्रॉन गति करता है। टाइट्रियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संरचना हुई। अगली नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है संभारिक। ऐसे तत्व या भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, उन्हें संभारिक कहते हैं। संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न किंतु कुल न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। उदाहरण है कार्बन 6 परमाणु द्रव्यमान 14 और नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 परमाणु द्रव्यमान 14। कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14, ये दोनों एक दूसरे के समभारिक युग्म हैं। परमाणु द्रव्यमान दोनों का समान जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न है। इसी में दूसरा उदाहरण है आर्गन परमाणु क्रमांक 18 द्रव्यमान 40, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 द्रव्यमान 40, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 परमाणु द्रव्यमान 40। और ये तीनों तत्व एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे, समभारिकों के उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 14 है समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। समस्थानिकों के उपयोग में से सबसे पहला और महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम का एक समस्थानिक यूरेनियम 92-235 होता है, जिसका प्रयोग परमाणु भट्टी में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। दूसरा, कैंसर के उपचार में
कोबाल्ट के एक समस्थानिक का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कई तत्व ऐसे हैं जिनके विभिन्न समस्थानिकों का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों में किया जाता है। फिर आता है अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न क्रमांक 15। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। परमाणु के अष्टक बनाने के लिए अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, आदान प्रदान या साझा करने की आवश्यकता होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आइए सिलिकॉन के परिप्रेक्ष्य में देखें। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है अथवा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 पूरा कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि सिलिकॉन की संयोजकता 4 होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेना था हमको ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यह 4 से अधिक हैं। ऐसी दशा में इसे केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। यह 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 6 त्याग सकता, किंतु 6 इलेक्ट्रॉन दान करने की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन लेना अधिक आसान है। यही वजह है कि ऑक्सीजन अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है और इसकी संयोजकता 2 होती है। चलिए अगला अंतिम प्रश्न हमारी आज की कक्षा का, प्रश्न क्रमांक 16। सोडियम पॉजिटिव आयन के पूरी तरह से भरे हुए K और L कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। हम जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। जब सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है तो बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, अर्थात सोडियम परमाणु अपने बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब सोडियम आयन बनता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगा। स्पष्ट है, पहली कक्षा की अधिकतम क्षमता 2 होती है और सोडियम आयन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। दूसरी कक्षा L कहलाती है, इसकी अधिकतम क्षमता 8 होती है और यहां सोडियम के बाह्यतम दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सोडियम आयन में पूरी तरह से भरे हुए K और L कोश होते हैं। आज की इस कक्षा में आप सभी ने धैर्य के साथ हमें सुना और आज का विषय समझा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनकी व्याख्या के साथ पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।